देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में समाज के हर वर्ग के लोग एकजुट होकर शामिल हैं। एबीपी न्यूज पर आज दिन भर उन संस्थाओं के लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं और कोरोना के खिलाफ जंग में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इस घंटे में हमारे साथ एनजीओ से जुड़े 3 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ एक्शन एड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप छाछरा होंगे, उदय फाउंडेशन के संस्थापक राहुल वर्मा जी होंगे और ऑक्सफेम के सीईओ अमिताभ बेहर जी जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। मैं शुरुआत संदीप जी आपसे करना चाहूंगी और मेरा पहला सवाल यही है कि ये कोरोना काल, संकट काल, ऐसे में समाज के हर वर्ग का जो इंसान था वो मदद के लिए बाहर आया। आपकी फाउंडेशन ने बहुत काम किया, आपके एनजीओ ने। जो लोग जिसे कहा जाए बेरोजगार हो गए और माइग्रेंट लेबर्स, वो एक बड़ी समस्या निकलकर इस कोरोना काल में सामने आई। आपके एनजीओ ने बहुत काम किया। मैं जानना चाहूंगी किस तरह आप मदद पहुंचाई आपने उन लोगों को। तो एबीपी के सभी दर्शकों को, आपको शोभना जी और पैनल में और जो साथी जुड़े हैं, मेरी तरफ से अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, पिछले साल जो कोविड की छवि थी 2020 में, वो छवि थी प्रवासी मजदूर की। इस साल इस लहर में जो कोविड की छवि है, वो छवि है मौत की, जिंदगी पर संकट की। तो ये हमें पहचानना ज़रूरी है। और उतनी ही छवि मजदूरों की है जो असंगठित क्षेत्र में है। मैं केवल प्रवासी मजदूर की बात नहीं रखूंगा, असंगठित क्षेत्र के ऐसे मजदूर जिनकी जो अभी वापस आए थे कुछ महीने पहले और उनकी जेबें इतनी गहरी नहीं हैं कि उनके पास बचत है। ऊपर से स्वास्थ्य का संकट, हर एक परिवार में कोई ना कोई गया या कोई ना कोई बीमार पड़ा। तो दोनों समस्याएं इस बार सामने आई हैं छोटे में। पिछले साल हमने एक्शन एड संस्था ने 70 लाख से अधिक लोगों तक राशन बांटा था प्रवासी मजदूरों में। हमने राहत शिविर लगाए थे, रास्ते में राहत दी थी, हाईवेज में 50 से अधिक स्थानों में। साथ साथ में जहां से मजदूर जा रहे हैं शहरों से, रास्ते में, और जहां वो जा रहे हैं जिन जिलों में, वहां पे भी हमने सभी प्रबंधन किए थे राशन बांटने के, क्वारंटाइन सेंटर के, जिला प्रशासन के साथ मिलकर कई जिलों में, देश के कई जिलों में, और साथ में जो स्वास्थ्य सामग्री है वो बांटने की। इस साल थोड़ा हमारा ध्यान केंद्रित है खास करके जो स्वास्थ्य पद्धति है उसके ऊपर। तो हमने लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गए, देश के 10 राज्यों में मेडिकल हेल्पलाइन चालू किए हैं जो सटीक जानकारी दे रहे हैं मजदूरों को और अन्य लोगों को अस्पतालों के बारे में, दवाइयों के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, उनकी मदद कर रहे हैं। वहां तक 71 हेल्प डेस्क अभी चल रहे हैं देश के 10 राज्यों से ज्यादा राज्यों में। साथ साथ में हमारा ये प्रयास है और आज के दिन में 17 ऐसे स्थान है, 17 ऐसे जिले हैं जहां एक्शन एड संगठन और उसके साथी मिलकर कोविड केयर सेंटर या वहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों चाहे वो राज्य स्तर के हों, वहाँ कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं, वहाँ ऑक्सीमीटर दिए हैं, वहाँ वेंटिलेटर तक दिए हैं। आगे आने वाले 2 हफ्तों में 100 जिलों में, करीब 15 राज्यों के 100 जिलों में ये 2 हफ्तों में काम होगा, जहाँ पे हम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो कम्युनिटी या जिसको हम बोलेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ वहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं, उसमें वेंटिलेटर का प्रावधान कर रहे हैं, उसमें उसके पहले की जो प्रणाली लगती है कहीं कहीं पे, जैसे पटना का बहुत बड़ी, हाँ संदीप जी, बहुत बड़ी मदद, क्योंकि तीसरी लहर के भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब अगर कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स का इंतजाम आपकी संस्था के द्वारा किया जा रहा है तो ये सराहनीय है। मैं अब अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, ग्रामीण भारत की बात भी इस समय बहुत उठकर सामने आ रही है और क्योंकि अब ये संक्रमण ग्रामीण भारत में भी पहुंच गया है, तो मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए आपने मिशन संजीवनी शुरू किया है। मैं जानना चाहूंगी इस मिशन संजीवनी के बारे में, किस तरह से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, मदद पहुंचा पा रहे हैं? जी धन्यवाद। और अभी जो हालात हैं कोविड को लेकर, वो शायद इस तरह की त्रासदी हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। पिछले बरस भी बड़ी त्रासदी थी और इस त्रासदी में पिछले बरस, जैसे संदीप कह रहे थे, मोटे तौर पर हमारा काम रहा मजदूरों के साथ, खासकर जो वंचित तबकों हैं उनके साथ, और उनको हम प्रयास कर रहे थे, 2 मोटे काम कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें भोजन की व्यवस्था कर सकें, ड्राई राशन दे सकें, और तीसरा था जो बहुत महत्वपूर्ण था, वो चला आ रहा था अभी तक, कि कैसे उनकी आजीविका को पुनर्जीवित किया जा सके।
क्योंकि आजीविका का बड़ा सवाल है। पर इस समय जो हमने मिशन संजीवनी शुरू किया है, उसमें हम लोग अब 3-4 अगर उसको कहें तो बकेट्स में डाल सकते हैं। हमारे खास तरह के काम हैं। पहला, बिल्कुल जैसे संदीप एक्शन8 कह रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई थी, इतनी बड़ी चुनौती थी, और उस व्यवस्था में जो भी हमारी तरफ से बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं। तो कुछ अस्पतालों में प्लांट्स लगाने की कोशिश, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश, बहुत सी जगहों पर कॉन्सेंट्रेटर्स, पाइपैप मशीन, वेंटिलेटर, हम लोग जैसे अभी करीब 100 आईसीयू बेड्स दे चुके हैं। प्रयास है कि आईसीयू बेड्स को हम बहुत हद तक बढ़ा सकें। तो जो मेडिकल इक्विपमेंट का काम है वो एक बड़ा हिस्सा हम लोगों का ऑलरेडी शुरुआत हो गई है, और पूरा हमारा प्रयास है कि ये सरकारी जगहों पर हम जा सकें। ठीक है। दूसरा जो है, जो काफी छूट जाता है, कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आप जरा सा निकलें अगर शहरों के बाहर, और बहुत से अस्पतालों में 1 साल बाद भी डॉक्टरों के अलावा जो सपोर्ट स्टाफ होता है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके पास भी पूरा पीपीई नहीं होता है। तो वो भी हम बहुत बड़ी मात्रा में प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचा सकें। और जो तीसरी आप वेव की बात कर रही थी, उसमें हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा, और हम सबको मिलकर इस तरह के बहुत से प्रयास करने की जरूरत है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम एक आशा किट बना रहे हैं, जिसमें आशा वर्कर्स के साथ हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देंगे कि कोविड में क्या सही तरह से आप उपाय कर सकते हैं, उसकी शुरुआती जानकारी क्या है, और उस किट में एक ऑक्सीमीटर, एक थर्मल गन, और जो बेसिक इक्विपमेंट है पीपीई का, वो हम रखेंगे। और ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल अमिताभ जी। जिस किट की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है, और खासतौर पे ग्रामीण भारत के लिए, क्योंकि गांव में इस समय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा गई हैं। जब शहरों में चरमरा गई तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण भारत में इस समय क्या स्थिति होगी। वहां पर पैरासीटामोल टैबलेट भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आपकी किट बहुत मददगार होगी। मैं अब राहुल वर्मा जी का रुख करना चाहूंगी, जो कि उदय फाउंडेशन के फाउंडर हैं। राहुल जी, जिस तरीके से ग्रामीण भारत का संदीप जी भी जिक्र कर रहे हैं, अमिताभ जी भी जिक्र कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीमीटर, उदय फाउंडेशन ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन उदय फाउंडेशन जो है वो शहरों के साथ साथ ग्रामीण भारत तक पहुंचा है। किस तरह से आपने मुहिम चलाई, और गाँव में आप किस तरह से मदद पहुंचा पा रहे हैं, और क्या मुश्किलें आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगा, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। एंड सबसे पहले मैं 30 सेकंड ना आप सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जो एनजीओज हैं, जो हम लोग हैं, हमारा तो काम यही है, हम 14 साल से 15 साल से ये काम करते आ रहे हैं। पर इस बार जो आम आदमी ने जो काम किया है, जो एक आदमी ने पड़ोसी की जान बचाई, किसी रिश्तेदार की जान बचाई, आप लोगों ने एबीपी न्यूज़ में इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, अपना सब मोबाइल नंबर पे सब लोग लगे हुए थे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर करने में, ब्लड अरेंज करने में, प्लाज्मा में। ये एक बहुत ही एक अद्भुत सी चीज देखी, क्योंकि मैं आपको सच बताऊंगा, इस बार हमारी हिम्मत टूटने लगी थी। इस बार पिछली बार हमने बहुत हिम्मत से काम किया था, इस बार हम लोग भी फेल हो गए थे सारे के सारे। अगर हर एक आदमी नहीं जुड़ता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। नंबर 1, हमने जो मुहिम चलाई है उसका नाम है सेव माई विलेज। ओके, तो हम लोग जितने भी शहरों में लोग रह रहे हैं, हम लोग का सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से जुड़े हुए हैं। हम लोग गांवों से शहरों में आए, हमारे पिताजी आए थे, तो आज हमें अपनी रूट्स भूलनी नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम लोग अरेंज कर रहे हैं, सभी लोग अरेंज कर रहे हैं। बट बेसिक एक जान बचाने के लिए जो मुझको समझ में आ रहा था, वो एक पैरासीटामोल थी, कुछ मल्टीविटामिन थे, जिंक था, विटामिन डी था, ओआरएस था। तो हमने इसका एक वेलनेस किट करके हमने बनाया। हमने 10,000 ये अपने जो किट्स हैं ये हमने गाँवों में पहुंचाए हैं, और उनके थ्रू जो तहसीलदार हैं, वहाँ के एसडीएम्स हैं, छोटी छोटी ग्रास रूट है, उसके थ्रू हम बहुत सारे गांवों में पहुंच रहे हैं। एंड हमारा एक पर्पस और भी है ये करने का। देखिए, हमारे पास में शहरों में जहां हम बैठे हैं अभी, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम यहाँ पे बहुत कुछ करना चाहें कर सकते हैं। बस जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे ये बोलूंगा कि प्लीज गाँवों में जाएं। एक और रिक्वेस्ट है, अभी शहरों में बहुत सारी दवाइयाँ आपकी बच गई हैं, जो इस्तेमाल में नहीं आई हैं, या जो है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चाहें तो उदय फाउंडेशन को डोनेट कीजिए, हम जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे उसको।
बहुत बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे घरों में, इनफैक्ट इस बार तो हर दूसरे घर में एक कोरोना पेशेंट था। बहुत सी दवाएं, मल्टीविटामिन, जिंक टैबलेट्स, ये सब बची हैं लोगों के पास। तो ये एक बहुत अच्छी अपील, और एबीपी न्यूज़ भी इस अपील को करना चाहेगा कि अगर इस तरह की दवाएं, कोई भी ऐसी मदद का सामान आपके पास है तो इन एनजीओज को आप दीजिए, ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएंगे। संदीप जी, एक जो बात निकल कर आ रही है, जिस तरह से आप लोगों को मदद कर रहे थे, उसमें एक जो कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स जो निकल कर सामने आए, उसमें एक था कि आइसोलेट डोंट अबंडन। ये आइडिया कहां से आया? क्योंकि ये बहुत गहरी बात है कि अपने को अलग करना है लेकिन मन से अलग नहीं होना है। ये इसके पीछे क्या वो थी मंशा? देखिए कोई भी, ये तो महामारी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जब इस तरह की आपदा आती है तो उसका प्रभाव सब एक जैसा सब पे नहीं होता, असमान प्रभाव होता है। जो समुदाय के शोषित वर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मजदूर हैं, तो उन पे अलग अलग प्रभाव रहता है। तो आइसोलेट डोंट अबैंडन मतलब अलग अलग करो, छोड़ो मत, एक ये बात दर्शाता है कि जो प्रभाव अलग अलग रहा है, तो पुनर्निर्माण की जो स्थिति है, और पुनर्निर्माण से भी ज्यादा जो नए समाज की नींव बनाने के लिए मजबूरी है आज के दिन में और जरूरी है आज के दिन में, उसके लिए हमें अलग अलग करके देखना पड़ेगा। तो इस श्रृंखला में हमने पिछले साल कोविड के बाद और अब तक कई उसमें शोध निकाले हैं, जो जमीनी स्तर के शोध हैं, जो लोगों से बातचीत करके निकले हैं। वो मछुआरों के ऊपर है, वो आदिवासी समाज के ऊपर है जो खास करके शोषित है, वो महिलाओं के ऊपर खास है, वो प्रवासी मजदूरों के ऊपर है, वो ऐसे मछुआरों के ऊपर भी है जो नदी पर लगे हैं, वो आपके चरवाहों पे है जो घुमंतू चरवाहे हैं। तो अलग अलग उनके ऊपर प्रभाव रहा और अलग अलग सुझाव हैं उसमें कि सरकारी नीतियों में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। कोविड के आधार पे जो नए एंटाइटलमेंट्स और नए कार्यक्रम सरकार ने अनाउंस किए, उसमें क्या अंतर लाना होगा अलग अलग ग्रुपों के लिए। उदाहरण के लिए जैसे अभी गुज्जर समुदाय हिमाचल से पंजाब में बैठा है, तो वो वापस जाते हैं इस गर्मी के मौसम में हिमाचल, तो रास्ते में RT-PCR टेस्ट कराना पड़ता है, उनको जाने नहीं दिया जाता। उनकी जो आजीविका का साधन जा चुका है, दूध की कोई मार्केट नहीं है लॉकडाउन की स्थिति में। तो अलग अलग उनके परिवेश हैं, अलग अलग जरूरतें हैं। तो यही एक कोशिश रही, ये शोषित समाजों के साथ मिलके पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में उनकी बात सुने, उनकी बात को आगे दें सरकार तक, नीतियों तक, राज्य सरकारों तक, और उसका क्रियान्वयन किया जाए। इसी श्रृंखला में मानव अधिकार आयोग ने अभी कल ही उन्होंने एक अपनी एडवाइजरी निकाली है, उन्होंने सलाहकारी निकाली है प्रवासी मजदूरों के ऊपर और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऊपर। तो इसमें भी पीछे 1 महीने से हमने पूरा योगदान दिया है उनको हमारी सलाह दी है, मजदूर भाइयों से पूछ के, मजदूर बहनों से पूछ के, देश भर में मजदूरों के संगठनों से पूछ के कि क्या किया जाए। मानव अधिकार आयोग ऐसी क्या सलाह दे राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, जिससे उनकी स्थिति में कुछ सुरक्षा मिल सके, उनके स्वास्थ्य को सुरक्षा मिल सके, उनकी आजीविका को, जैसे अमिताभ जी बोल रहे थे, सुरक्षित किया जा सके, काम बढ़ाया जा सके, गाँवों में काम मांगो अभियान शुरू किए जा सके, MGNREGA के दिन बढ़ाए जा सके। ऐसे कई हैं लघु उद्योग गांव में जो आजीविका का लंबा जिसका जो उपचार है, लघु उद्योग ग्रामीण स्थलों में लघु उद्योग, चाहे वो खेती से संबंधित हो, चाहे वो खेती से ना संबंधित हो, ऐसे लघु उद्योगों की शुरुआत कैसे हो, शहरी क्षेत्र में रोजगार योजनाएं कैसे बने। तो ये सारे सुझाव हमने NHRC को दिए थे, मानव अधिकार आयोग को, और उन्होंने इन सुझावों के आधार पे आप इससे पहले भी जब मेरे साथ बैठे थे तब भी आपने ये जिक्र किया था कि आप जो असंगठित क्षेत्र के जो लेबर हैं उनके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है, किस तरह के सुझाव देकर सरकार से भी आप चाहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा संदीप जी एक सवाल ये है कि इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि माइग्रेंट लेबर जो शहरों से जिनका पलायन हुआ वो अपने घर पहुंच गए। अब जब वो शहरों में आ रहे हैं तो उद्योग धंधे उस तेजी के साथ, उतनी ताकत के साथ आगे अभी नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन की भी दिक्कत है और दूसरा बिजनेस में कमी आई है, डिमांड कम हो गई है। तो ऐसे में क्या उनको रोजगार दिलाने के लिए भी आपकी संस्था कुछ काम कर रही है? बड़े बड़े उद्योग घरानों से, उद्योगपतियों के संपर्क में आप हैं? जी बिल्कुल, दो स्तर के प्रयास हैं। पहले स्तर का प्रयास है कि शहरी रोजगार नीतियों की घोषणा हो सरकार की तरफ से अलग अलग शहरों में। मुझे मालूम है कई राज्य सरकारों ने इसके बारे में सोच आगे रखी है,
कि छोटे छोटे शहरों में जिसको हम बोल सकते हैं ग्रीन जॉब्स, अलग अलग तरह के काम जो एनआरईजीए के आधार पे हैं वैसे बनाया जाए। तो एक ये नीतिगत स्तर की बात है। दूसरा जो बात है वो कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से छोटे छोटे उद्योग, जिसको हम वर्कर कलेक्टिव और कोऑपरेटिव बोलते हैं, वो शुरू करने का प्रयास हमारी संगठन ने जमीनी स्तर में, क्योंकि हम करीब 150 जिलों में काम करते हैं देश के 24 राज्यों में, तो वहाँ पे हमने शुरू किया है, छोटे शहरों में शुरू किया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, करीब 20 साल से हमारा संगठन, हमारे साथी शहरी मजदूरों के साथ जुड़े हैं, उनके स्किल बिल्डिंग के कार्यक्रमों में, उनके अधिकारों के कार्यक्रमों में। सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है संदीप जी आपसे बात करके, आप तीनों से बात करके, कि एक अच्छी रणनीति के साथ, एक रोड मैप के साथ आपकी संस्थाएं काम कर रही हैं और लोगों तक ये मदद पहुंचा रही हैं। अमिताभ जी, आपका एक प्रोजेक्ट पथिक है, जो जिस दिक्कत का जिक्र मैंने संदीप जी से किया, वो दिक्कत पूरे देश के सामने है। वो गरीब मजदूर, काम धंधे उनके बंद हो गए, उनका पलायन हो गया, अब वो लौटना चाहते हैं, क्योंकि गाँव में उनके पास रोजी रोटी नहीं थी, इसीलिए तो वो शहर आए थे, और शहर में भी ये बेरुखी मिली कोरोना के चलते। ऐसे में आपकी संस्था का ये जो मिशन पथिक है, ये कैसे काम कर रहा है? जी, मिशन पथिक खासकर जो अप्रवासी मजदूर थे उनके लिए था, और जो हम लोगों ने देखा कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उन्हें शहरों को छोड़कर वापस गांव जाना पड़ रहा था, तब हम लोगों ने ये प्रयास किया कि उन लोगों को उस यात्रा के दौरान, और हम लोगों ने वो सारी तस्वीरें देखी हैं कि उनके पास पानी भी नहीं था, उस भीषण गर्मी में वो बिना पानी बिना खाना के चले जा रहे थे, बहुत से हजारों लोग पैदल जा रहे थे। तो हम लोगों के प्रयास उस समय था कि उन लोगों को कैसे हम कम से कम भोजन दे सकें, तो वो बहुत जरूरी था। और दूसरा, हमने कई लोगों के साथ कोशिश की कि उनको हम लोग वापस ले जा सकें, कहीं बसों की व्यवस्था करना, कहीं उनके यातायात की व्यवस्था करना। तो ये तो पूरी तरह से एक, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स था। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है वो थोड़ा और व्यापक है, क्योंकि वो आजीविका का सवाल पर है, और उस पर भी हम लोगों ने ये देखा कि जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ और उसके चलते जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल ही आंकड़े आए हैं कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी 7% श्रिंक कर गई है, तो हम लोगों ने ये देखा, जाना, लोगों से बात करके, उन लोगों से बात करके, कि बहुत छोटा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी अगर आप करते हैं, और हम लोगों ने देखा करीब 5,000 का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी हम करते हैं, तो उनमें इतनी ताकत होती है, शिद्दत होती है कि वो स्वयं अपनी आजीविका तैयार करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले 1 साल में करीब 10,000 परिवारों के साथ काम किया है और उन लोगों की आजीविका को पुनर्जीवित किया है, और वो बहुत अलग अलग तरह से उन्होंने किया है। तो कहीं वो मांस बनाने के काम में जुट गए, और कहीं पापड़ बनाने के काम में जुट गए, पर वो अपनी शिद्दत से उस बेसिक 5,000 के सपोर्ट के साथ करीब 10,000 परिवार फिर से जाग उठे हैं अपनी आजीविका को लेकर। पर मुझे इसमें एक और महत्वपूर्ण बात लगती है, जो हम लोगों ने अपने अनुभव से सीखा है, कि जब आप कुछ परिवारों को मदद करते हैं और उनके पास जो वो थोड़ा सा पैसा, हम आपको शायद शहर में रहते हुए लगता है कि ये 5,000 बहुत छोटा है, पर जब वो पैसा आता है तो वो पूरा का पूरा जो लोकल उनकी इकोनॉमी है वो भी फिर से खड़ी होना शुरू होती है, और वो थोड़ा से पैसे के संचार से आप एक बॉटम अप फिर से रिवाइवल की बात करते हैं। आपने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात की जी अमिताभ जी, आपने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात की, और एक छोटी सी मदद बहुत बड़ी मदद बनकर इन लोगों के लिए आती है, सामने उभरती है, और उससे उनको भी रोजगार मिलता है, उनकी जीविका आगे बढ़ती है। मेरा सवाल ये है कि इस समय जब ये क्राइसिस काल, संकट काल, देखिए सारे पैसा तो आपके पास भी नहीं होगा, तो ये जो लोगों की मदद करने का जो जज्बा था, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? कैसा समाज निकल कर सामने आया इस संकट काल में? देखिए, मुझे लगता है बहुत ही कमाल था जो हम लोगों ने जज्बा देखा पिछले साल भी, और अभी भी मैं जो जज्बा देख रहा हूं, और मैं कहूंगा कि मुझे कई दफे लगता है कि उसमें लोग अपनी सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। वो कहां दिल्ली वासी हो, कि चाहे वो बिहार का साथी हो, चाहे केरल का साथी हो, और चाहे वो फ्रांस में बैठे साथी हो, मुझे लगता है ये मानवीय संवेदना किसी भी सीमा में बनती नहीं है। और ये सपोर्ट तरह तरह से आ रहा है, कहीं कॉर्पोरेट फाउंडेशन से आ रहा है, और कहीं एकदम बस 10 युवक मिलकर कह रहे हैं पैसा हमारे पास नहीं है, पर बताइए हम आपके लिए क्या काम कर सकते हैं। और ऐसे ग्रुप्स में भी मैंने देखा है जहां जी, मैं आपको बता दूं, एक ऐसे ग्रुप से मैंने देखे हैं जहां सुबह से लेकर शाम तक
हाँ। कई 100 मैसेज आते थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है, और 2 लोग कहते थे कि हम चल पड़े, अब वहां जा रहे हैं, हम अपने वॉलंटियर्स को वहां लगा रहे हैं। तो ये मानवीय जज्बा तो बहुत बहुत ही कमाल रहा है इस समय, और जिसको हम लोगों को संजो के रखना चाहिए। मुझे कई दफे लगता है कि क्या हो जाता है, त्रासदी खत्म हो जाती है तो वो क्यों गिर जाता है, पर उसे संजो कर रखें हम, और उसके आधार पर एक पूरा रिवाइवल का प्लान करें। बिल्कुल, जो एक समाज का ताना बाना है, एक दूसरे की मदद करना है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी परंपरा है, इस मुश्किल काल में वो संस्कार निकलकर लोगों के सामने आए। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी के पास पैसा नहीं था तो वो अपने शरीर से मदद करने के लिए तैयार था। उदय फाउंडेशन, राहुल वर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो जिक्र संदीप जी कर रहे हैं और अमिताभ जी कर रहे हैं, इस समय एक नए समाज का चेहरा सामने आया, क्या ये आपने भी अनुभव किया? उदय फाउंडेशन ने जिस तरह से मदद पहुंचाई, आपके जो वॉलंटियर्स थे, क्या लोगों का बाहर से आपको समर्थन मिला, मॉनिटरली भी और फिजिकली भी? जैसे अभी इन्होंने इतना सुंदर बोला, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। आपको पता है, इन्होंने बताया कि 5,000 रुपए की जो कीमत होती है, आप जब हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि 5,000 रुपए में किस तरह से लोगों का घर का राशन चल जाता है, किस तरह से वो आजीविका भी ढूंढ रहे होते हैं, उसके अंदर लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग था ये चीज का। दूसरी चीज देखिए कि पहले क्या होता था कि जैसे हम सब, ये अमिताभ जी वगैरह भी सब एग्री करेंगे, जब हम केरला फ्लड पे काम करते थे पहले, या उत्तराखंड फ्लड पे काम किया था, या कश्मीर में काम किया था, तो वो एक हिंदुस्तान का एक हिस्सा होता था जहाँ पे प्रॉब्लम आई होती थी, और बाकी पूरा देश मदद के लिए आता था। इस बार प्रॉब्लम हमारे खुद के घर के अंदर आई है। हम सब ने, और इस जज्बे में लोगों ने काम किया कि उनके खुद पिताजी अस्पताल में एडमिट थे, बट वो आपके लिए काम कर रहे थे, दूसरा इंसान काम कर रहा था। हमें अच्छा लगा कि हम लोग जो सोशल वर्कर हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कितने अच्छे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे लिए भी खाना बना के भेज रहे थे कि हम लोग खाना खाते रहे, जिससे हमें ताकत रहे आगे काम करने की। उस तरीके से लोग जुड़े। और इस बार जो देश में माहौल था, एक इस तरीके का माहौल था, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता जी। चाहे कोई आम गृहिणी थी, सब लोगों ने इस तरीके से अपने जज्बे से काम किया, बहुत ही मतलब बहुत ही मजबूती से इस देश को, और इस देश को ना, मैं आपको ये बताऊंगा, ये हमारा देश ना मिसाल है। बाहर के देशों में हम कुछ, ठीक है, कमियां हर जगह पे होती हैं, पर इस तरह जो इस बार एकजुट होके जो आए हैं, वो बहुत ही कमाल रहा। और दूसरा, अमिताभ जी ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि प्लीज, इन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली जो मैं सब दर्शकों से ही बोलना चाहूंगा कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ी वेव कम हुई है, पूरा कोविड गया नहीं है, पूरा डटे रहना है, पूरा खत्म करना है, और उसके बाद भी हमें ऐसे ही जुड़े रहना है आपस में सब लोगों को। बिल्कुल, और ये एकजुटता ही भारत की ताकत है, हमारी ताकत है। संदीप जी, एक जो नई दिक्कत निकलकर सामने आ रही है, वो दिक्कत ये निकलकर सामने आ रही है कि जब वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य केंद्र के वर्कर्स पहुंच रहे हैं तो गांव में लोग भाग जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई कि लोग नदी में कूद गए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, नपुंसकता आ जाएगी। तो इस तरीके की जिसको कहा जाए जो अज्ञानता है, उसको दूर करने के लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? ये आप सही बोल रहे हैं, और मैं जो अमिताभ और राहुल बोल रहे थे, पहले तो वो बोलूँगा कि बहुत सराहनीय बात है, और बिल्कुल हमने देखा है कि लोग बहुत आए हैं सामने। वो लोग जो शोषित है, जो लोग एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं बनारस में, वो आए मदद करने प्रवासी मजदूरों की खाने राशन के माध्यम से। हमने देखा जो सत्तात्मक हिंसा से जो महिलाएं पीड़ित हैं, वो सामने निकल के राशन बांट रही हैं भोपाल में। हमने देखा कि जो लोग तलाक से पीड़ित हैं, वो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की महिलाएं जो हमारे साथी हैं, वो आगे आई सामने राशन बांटने, क्वारंटाइन सेंटर चलाने। तो ये बात से मैं एकदम जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों का दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया, उनके अपने नहीं थे। एक नया समाज का चेहरा तो निकलकर सामने आया इस मुसीबत के काल में। जी, तो मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि आप वैक्सीन के बारे में एकदम सही बोल रहे हैं। तो इसमें हम एक मुहिम चला रहे हैं जो आज के दिन में 34 लाख लोगों तक पहुँच चुकी है 10 राज्यों में, और ये निरंतर जा रहे हैं। हमने टेम्पो हायर किए हुए हैं, ऑटो लगाए हुए हैं, जो गांव से गांव जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जो उसका जो बेसिस है, साइंटिफिक बेसिस है वैक्सीन के बारे में, उसकी जानकारी दे रहे हैं, उनका डर दूर कर रहे हैं। साथ साथ जो कोविड उचित बिहेवियर है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, साथ साथ प्रेरित कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन करे। साथ साथ एक्शनेड और अन्य कई संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे पीपल्स वैक्सीन अलायंस के नाम से कैंपेन बना है, उसमें हम सब जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि वैक्सीन सबको मिले, मुफ्त की मिले,
सब तक पहुंचे। कई बार क्या होता है कि कोविन एप्लीकेशन से सब लोग नहीं वाकिफ है, उनके पास मोबाइल नहीं है, रजिस्टर करने के लिए तरीके नहीं है, कुछ रेफ्यूजीज हैं जिसके पास कार्ड नहीं है, तो इस ऐसे में क्या होगा कि उनको वैक्सीन मिलेगा नहीं। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले बोला है, तो हाँ ये बात है कि किस तरह से लोगों को वैक्सीनेशन में और जोड़ा जाए और इसमें हम पूरे रूप से जुड़े हैं। बहुत बड़ी बात देखिए, 3 संस्थाओं के वरिष्ठ पदों पे जो आसीन लोग हैं वो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं एबीपी न्यूज़ पर। किस तरह जिसे कहा जाए गरीब तक ये मदद पहुंचाई जा रही है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला। हमारी शुभकामनाएं आपको। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया वर्सेस कोरोना 2.0 कॉर्पोरेट स्पेशल लगातार जारी है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।